अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अकबर की जो उपलब्धि है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देते हैं। अकबर को भारतीय इतिहास का एक महान और प्रतापी शासक एवं सम्राट माना जाता है। कुछ इतिहासकार उसे राष्ट्रीय भी कहते हैं। अकबर की उपलब्धियों को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि पहला जो बिंदु है वह है कि विशाल साम्राज्य का निर्माण। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 1000 वर्ष के अंतराल पर एक भारतव्यापी साम्राज्य अकबर ने संगठित किया, जिसमें एक रूपी शासन प्रणाली थी। अकबर ने अपने शासन के प्रथम 2 दशकों में उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया। मालवा, गोंडवाना, राजपूताना के अनेक राज्य, गुजरात, बिहार और बंगाल की विजय इस काल में संपन्न हुई। दूसरे चरण में अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत में साम्राज्य विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप कश्मीर एवं लद्दाख, काबुल, कंधार, सिंध और मकरान के क्षेत्र मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुए। अंतिम चरण में अकबर ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप खानदेश, बराट और अहमदनगर का एक बड़ा क्षेत्र उसने अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में सिंध और पूर्व में बंगाल तक फैले हुए क्षेत्र पर अकबर ने राजनीति एकता की स्थापना की। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर अकबर ने काबुल तथा साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो अकबर की जो क्या कह सकते हैं उसको विशेषता कह सकते हैं और इसकी जो अचीवमेंट है, उपलब्धि, वह प्रशासनिक एकरूपता। अकबर द्वारा स्थापित इस विशाल साम्राज्य की विशिष्टता यह भी कि इसमें प्रशासनिक एकरूपता स्थापित की गई। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें स्थानीय और क्षेत्रीय भावनाओं और परंपराओं के स्थान पर केंद्रीय नियंत्रण एवं एकरूपता की सिद्धांत को अपनाया गया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का निर्माण किया। मनसबदार लोग प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी थे, जिनकी वेतन, मान एवं सेवा के नियम सारे राज्य में एक थे। इसकी तुलना भारतीय प्रशासनिक सेवा से भी की गई। इस प्रकार अकबर ने प्रशासकों और सेवकों का एक मिला जुला वर्ग विकसित किया, जो शासन के प्रति निष्ठा रखता था। प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए अकबर ने सभी प्रांतों में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। हर प्रांत में एक सूबेदार की नियुक्ति की गई, जो प्रांतीय प्रशासन का प्रधान था। उसके सहायता के लिए हर प्रांत में दीवान, वित्त अधिकारी, बस्की, सैनिकों का वेतनदाता, वाकिया, नवीस, गुप्तचर, सदर, धार्मिक एवं न्याय संबंधी मामलों का प्रधान, काजी, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति हुई। प्रांत को सरकार को परगमन में विभक्त किया गया और सभी स्तरों पर प्रशासनिक एकरूपता लाई गई। प्रत्येक सरकार में 3 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। इनमें फौजदार साम्राज्य प्रशासन के लिए अमल, गुजार, लगान वसूली के लिए काजी, न्याय के लिए उत्तरदायी थे। इसी प्रकार हर परगना में 3 अधिकारी बहाल किए गए, जिसमें सिकंदर साम्राज्य प्रशासन के लिए अमल, गुजारा, लगान वसूली के लिए एवं काफी न्याय के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, अगला पेज पर हम देखते हैं तीसरा जो अकबर की अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी, वह तीसरा में से कि सामाजिक सुधार। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को दूर किया। उसने अपने आप को हिंदुओं और मुसलमानों का शुभ चिंतक माना। अकबर की नीति की खास विशेषता यह थी कि उसने किसी एक धर्म का संप्रदाय से ही अपना संबंध नहीं रखा, बल्कि उसने सभी वर्गों, संप्रदाय और क्षेत्रों को अपनी प्रजा के रूप में एक जैसा अधिकार और सुविधा प्रदान की, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। और चौथा जो अकबर की उपलब्धि है वह कि आर्थिक एकीकरण। अकबर ने आर्थिक एकीकरण के लिए भी उपाय किए। उसने अपने राज्य में लगान व्यवस्था में एकरूपता लाई और प्रबल व्यवस्था को लागू किया। मुद्रा प्रणाली, माप तौल के उपकरण आदि में एकरूपता लाई गई, जिससे कि उत्तरी भारत में एकरूपता स्थापित हो सके या फिर हुई भी। यूँ तो शेरशाह के समय में ही अर्थव्यवस्था में एकरूपता लाने के उपाय किए गए थे, परंतु अकबर ने इस व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं अस्थायी आधार प्रदान किया।
आर्थिक एकीकरण ने राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में सहायता पहुंचाई। और बढ़ते हैं आगे और अगले पेज पर। अब है आपका पांचवा जो अकबर की उपलब्धि है वह कि सांस्कृतिक एकीकरण। अकबर ने अपने शासनकाल में सांस्कृतिक एकीकरण के भी उपाय किए। उसने उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं और जजिया कर और तीर्थ भाग कर देने से मुक्त कर दिया एवं बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया। अकबर ने हिंदुओं के अतिरिक्त ईसाइयों, पारसियों, सिखों एवं बौद्धों के साथ भी धार्मिक सहिष्णुता बरती। इन सभी धर्मों के जो आचार्यों को उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थित इबादत खाना में जो निमंत्रित किया। उसने विभिन्न धर्मों के उपदेशों का संकलन करके दीन ए इलाही के रूप में एक ऐसी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सभी धर्मों के जो अनुयायी होते थे वे पूरी निष्ठा रखते हुए भी कार्य कर सकते थे। अशोक के धर्म की तरह दीन ए इलाही भी विचित्र धर्मावलंबियों के बीच एकता और सद्भावना लाने का एक सराहनीय प्रयास था। अकबर ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच अलगाव एवं भ्रांतियों को दूर करने के लिए दोनों ही धर्मों से संबंधित जो भी रचनाएं थी जो दोनों धर्मों से संबंध रखती थी अनुवाद करवाया ताकि उसके सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझ सके। उसने मुगल दरबार में हिंदू उत्सवों और प्रभावों को अपनाया ताकि एक संभावित परंपरा का विकास हो सके। इसी तरह अकबर ने संगीत, चित्रकला और स्थापत्य काल के क्षेत्रों में एकता लाने का प्रयास किया जिससे भारत में एक समन्वित सांस्कृतिक परंपरा का विकास संभव हो सका। और अगले पेज पर आते हैं। अब है आपका ये छठा जो इसके उपलब्धि अकबर की वह की कला का विकास। क्या है? कला का विकास। अकबर ने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला में एक सम्मानित शैली का विकास किया जिसमें ईरानी शैली और राजपूत शैली के साथ साथ भारत के विभिन्न शैलियों का समावेश था। इस सम्मानित शैली का उदाहरण फतेहपुर सीकरी के अनेक भवनों में देखे जा सकते हैं। अकबर ने जो सम्मानित शैली विकसित की उसे उसके उत्तराधिकारियों ने बनाए रखा और उसके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एवं प्रवर्ती शासकों के काल में भी भवन निर्माण कला यह समन्वित रूप से रहा। और अगले पेज पर आते हैं। अब है आपका अकबर ने संगीत और चित्रकला में भी सम्मानित शैली का विकास किया और मुगल दरबार में ईरानी शैली सम्मानित रूप से चित्रकला में विकसित हुआ। कहा जाता है कि मुगल दरबार में जो शैली विकसित हुई उसका रूप भारतीय था जबकि उसकी आत्मा ईरानी थी। इसमें यूरोपीय शैली की विशेषताएं सम्मिलित है इसलिए मुगल शैली अत्यधिक उन्नत और परिपक्व बनी रही। इसका विकास जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। संगीत में भी ईरानी और भारतीय गायन शैलियों के समन्वय में एक नई मिश्रित परंपरा विकसित हुई। इसका सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन तानसेन की गायन शैली में हुआ। यही सम्मानित शैली हिंदुस्तानी शैली कहलाई। अकबर ने दरबार में ऐसे प्रथाएं और रीति रिवाज विकसित किए जिससे कि दरबार में समन्वित सांस्कृतिक जो परंपरा थी उसका विकास हुआ। उसने 9 रोज का व्यवहार मुगले का राष्ट्रीय व्यवहार बना दिया। उसने राजपूतों से झरोखा दर्शन और काला दान की पद्धति मुगल दरबार में लागू की। ठीक है, आते हैं 10वां पेज पर। इसमें कि इस प्रकार अकबर की उपलब्धियां और उसके प्रयास की दिशा में एकीकरण के उद्देश्य से प्रेरित थी। उसने राजनीतिक और भौगोलिक एकता स्थापित की, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकरूपता लाई और सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच एकता स्थापित करके विविधता में यानी एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का उद्देश्य प्राप्त किया। तो ये था आपका कैसा लगा वीडियो, अकबर की उपलब्धियों वाला जो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएंगे। लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।